कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरों लोगों के लिए वही जान से ज्यादा अजीज होती है। ऐसे ही एक चीज का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब की औरतों को खुद ही करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हिना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। यह रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और जैन वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। और मेरी बात सुनकर वे कहने लगे कि मजबूरी है मेरी, वहाँ नौकरी है और मैं ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियां पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर जैन बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? ये तो बहुत सारी है, इसे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहां भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे ये तुम्हारे इलाकों में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर वहाँ तो एकदम पानी साफ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और इस्तेमाल करती है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतों के घर ये लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापस फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि जैन की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देखकर जैन कहने लगे तुम ज्यादा परेशान ना हो, वहां जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामेबाजी करार कर दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। खैर जैन मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फोन आता मैं रोज तारों कतार रोती। उनकी माँ फोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वे सारी कार्यवाही कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। यह सुनकर मैं खुश हुई। वही मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने जैन से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। जैन ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिनों पहले तो आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे? 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और फिर से 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज्यादा वजन के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का ये सऊदी औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफर के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैन को देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो।
ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں مجھ سے زیادہ فٹکری کی فکر تھی، جبکہ میں ان سے ملنے کے لیے بہت ہی بےتاب تھی۔ میں نے خاموشی سے فٹکری نکال کر انہیں دے دی، لیکن نہ جانے وہ کسی کو دے آئے تھے۔ واپسی پر ان کے پاس کافی زیادہ پیسے تھے۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آئے تھے۔ اس کے بارے میں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، اور نہ ہی یاد رہا کہ وہ فٹکری کسے اور کیوں دے کر آئے ہیں۔ زین کی پیار بھری باتوں میں میں سب کچھ بھول گئی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آنے والے 1 مہینے میں میں نے اپنے پتی کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا، لیکن 1 مہینے بعد ہی میرے پتی کہنے لگے کہ اب تمہیں میں یہاں نہیں رکھنا چاہتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ زین کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری آپ کے بغیر وہاں کیا زندگی گزر ہوگی؟ میں تو اپنے سب رشتہ داروں کو کہہ کر آئی ہوں کہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہوں گی، ویسے بھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور گھر بھیجنے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے ہیں، انہیں اپنی امی بہنوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے۔ امی مستقل پیسوں کے لیے تقاضا کرتی رہتی ہیں، اور تمہارے یہاں ہونے سے میرے سارے پیسے یہی خرچ ہو رہے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہی کوئی نوکری کر لیتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی، میں اکیلے وہاں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر زین کہنے لگے، تمہیں بھلا کیا کام ملے گا؟ تم کیا نوکری کرو گی؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے زین سے کہا، مجھے لوگوں کے گھروں کا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کر لوں گی، مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ زین کو میری بات مذاق لگی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نوکری کروں۔ پھر میں 15 سال فلیٹ والوں سے کہہ کر کچھ قریبی عورتوں کے گھر میں کام تلاش کر لیا۔ اس 1 مہینے میں میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ ہم جس جگہ رہتے تھے وہاں زیادہ تر بھارت فیملی ہی رہتی تھی، اور اس وقت میری جان پہچان میرے کام آئی تھی۔ 2 عربی عورتوں کے گھر میں کھانے پکانے کے لیے رکھ لیا گیا، تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تم نے سچ میں ہی کام ڈھونڈ لیا ہے، میں تمہیں دوسروں کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ زین نے میری ساری خوشی خاک میں ملا دی تھی، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی، میرے آنسوؤں نے ہی زین کا دل موم کر دیا، اب خود بھی میرے بغیر نہیں بھیج رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اتنا رونے کا ناٹک کیا کہ زین نے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اب میں وہاں ہمیشہ رہ سکتی تھی۔ میں نے خوشی میں زین کو گلے لگا لیا اور ان کی باہوں میں ہاتھ ڈال کر محبت کا اظہار کیا۔ اگلے دن زین دفتر جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اگر تمہیں کام سمجھ آیا تو ہی کرنا، ورنہ پہلے ہی دن واپس آ جانا۔ میں نے انہیں بے فکر کر دیا، اور ان کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نپٹا کر اور پھر میری پڑوسن مجھے ان عورتوں کے گھر لے گئی۔ گھر کیا تھے، عالیشان محل تھے۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دونوں ہی عربی عورتیں بہت اچھی اور خوش اخلاق تھی۔ انہیں اردو سمجھ آتی تھی، لیکن بولنی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اشاروں سے مجھے سمجھا دیا کہ میں انہیں کس طرح کا کھانا پکا کر دوں۔ پہلے ہی دن میں نے باورچی خانے میں ایک عجیب بات دیکھی۔ ایک دن بہت بڑے ڈبے میں ڈھیر ساری فٹکری کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ میرے پتی نے بھی تو انڈیا سے اتنی ساری فٹکری لے کر آئے تھے، پتہ نہیں میرے پتی نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ عربی عورتیں آخر اس فٹکری کا کیا کرتی ہے؟ لیکن یہ سوال میں کس سے پوچھتی، کیونکہ اس گھر میں موجود جتنے بھی اور ملازم تھے وہ سب عربی تھے۔ یہاں انگلش بھی کسی کو نہیں آتی تھی، اور زین پہلے ہی بتا چکے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں کہ عربی عورتیں اس کا کیا کرتی ہیں۔ میں نے سوچنے میں 2 گھنٹے میں کھانا تیار کر دیا اور پھر دوسری عربی عورت کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے بالکل یہی چیز دیکھی۔ اس کے باورچی خانے میں تو پہلے والی سے بھی زیادہ فٹکری تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ انڈیا میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کھانے پکاتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میری دوسری عربی مالکن باورچی خانے میں آئی اور اس میں فٹکری کا ایک ٹکڑا نکال کر اسے تیل میں بھگو کر ایک کونے میں ڈھک کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا تھا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اندازہ چھپانے والا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ اس بات پر تو میں اور بھی حیران ہوئی تھی۔ خیر، میرا پہلا دن تھا، بہت اچھا گزرا۔ میں دونوں گھروں کا کھانا پکا کر 5 گھنٹے میں ہی فارغ ہو گئی تھی، اور زین کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ کھانا پکانے کا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے یہ کام مجھے بالکل بھی بھاری معلوم نہیں ہوا۔ شام کو زین گھر آئے
तो मुझसे ढेरों सवालात पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर जैन हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि ये सब मैं उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। जैन रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। ये पहली दफा था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि जैन मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीजें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं ये सब देख रही थी। तभी मुझे कुछ खरीदारी करवाई और फिर जैन का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर दावत पर बुलाया। वह लोग अरबी थे, लेकिन उनको उर्दू भी काफी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर जैन ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये पहली दफा यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मेरे दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। जैन कहकर गए थे कि वे जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। जैन के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था जिसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। जैन के दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुरा कर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नजर एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक दफा फिर मेरे दिल में ये सवाल उठ गया था, आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल डाल कर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी कि ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसी से पूछ लिया कि ये फिटकरी यहाँ क्या और क्यों रखी हुई है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी। उनका मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर कवर्ड में रख दी। उसका अंदाजा बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना लगाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मजेदार खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से इजाजत लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। जैन ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने जैन को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े डब्बे देखे थे और रात सलमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर ये अरबी औरतें करती क्या हैं? मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे उधर भी औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई। मेरे मम्मी पापा अक्सर मुझे फोन करते थे जब से मैं जैन के पास आई थी। मेरी अम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी अम्मी से कई दफा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन अम्मी को भी ज्यादा पता नहीं था कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फिक्र नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती। खाना भी बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता, 3-4 खाने पकाने होते, वे भी थोड़े थोड़े। ऐसे करके कुछ दिन गुजर गए और जैन दफ्तर से लौटे तो मेरा हाथ पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अभी औरतें ये नहीं चाहती कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी इस्तेमाल उनके खानदान से चलती आ रही है और वह इसे अपने तक महफूज रखना चाहती है।
इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जैन की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। जैन कहने लगे कि हर इलाके में अपने रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीजें इंडिया में होती है वह यहाँ नहीं होती। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फायदा हासिल करती हैं, जो हैरान है। और अगर इंडियन औरतों को उसके बारे में पता हो जाए तो हर घर में ही फिटकरी के टुकड़े नजर आने लगेंगे। मैंने जैन को घूर कर देखा और कहा कि आप बता भी थे और कितनी पहेलियां बुझाएंगी। मेरी बात सुनकर जैन ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपने 22 साल जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से जैन से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? जैन कहने लगे, हाँ बिल्कुल ये बात सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे ये सारी बातें बताई है। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं, जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिन रख दिया जाता है और उसके बाद रोज रात को उस दिन वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाक में लगाती है और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती है उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई जैन ने ठीक कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बेटे पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। जैन की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैन की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात ये थी कि मेरी दोनों मालकिन के बेटे ही हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मुझे बेटा दे दिया था। बेटा या बेटी ये सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतें भी ऐसे ही एक तब्दील इस्तेमाल कर रही थी। मैं ये बात तो नहीं जानती थी कि कितनी अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं? ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो क्या उसमें कोई बुराई है? क्या आपके इलाकों में भी बेटों की पैदाइश के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।